हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने BBMK यूनिवर्सिटी के तहत सेमेस्टर 4 की हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के ऊपर बात की है। हमने यह देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और आप लोग ये जानें कि आप लोगों को सेमेस्टर 4 में हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हिस्ट्री ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में जो है 3 कोर पेपर पढ़ना होता है, कोर 8, कोर 9 और कोर 10, है ना। कोर 8 में मेडिवल इंडिया पढ़ना है, कोर 9 में जो है USA का हिस्ट्री पढ़ना है और कोर 10 में झारखंड का इतिहास पढ़ना है। तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग, एक एक पेपर के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों को कोर 8 में क्या पढ़ना है। तो कोर 8 में आप लोगों को मेडिवल इंडिया पढ़ना है और वो भी 1200-600 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, अर्थात कि आप लोगों को सल्तनत काल के बारे में कोर 8 में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखें कि इसके तहत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसेंट डिबेट्स, सोर्सेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन, अर्थात कि इतिहास लेखन, है ना, और उसके ऊपर रिसेंटली जो डिबेट्स होता है, अर्थात कि वर्तमान चर्चा और उसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं और उसका क्या क्या प्रभाव है, इसका ये आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्कीज रूल इन इंडिया, अर्थात कि भारत में तुर्की शासन की स्थापना। इसके अंतर्गत आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद इल्तुतमिश पढ़ना है, उसके बाद बलबन पढ़ना है और बलबन का खास करके थ्योरी ऑफ किंगशिप, अर्थात कि राजत्व का सिद्धांत पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, इंपीरियलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड मार्केट पॉलिसी, अर्थात कि अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी विस्तार नीति, उसका प्रशासनिक व्यवस्था, उसका राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू मतलब राजस्व व्यवस्था, और उसकी मार्केट पॉलिसी अर्थात कि बाजार नीति। फोर्थ टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी, है ना, अर्थात कि जो है तुगलक साम्राज्य। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है ना, इसका कैरेक्टर एंड पॉलिसी पढ़ना है। और दूसरा जो है इसमें तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है और फिरोज शाह तुगलक का बेसिकली रिफॉर्म्स पढ़ना है। पांचवा टॉपिक है मंगोल थ्रेट, है ना, अर्थात कि मंगोल खतरा। तो बेसिकली सल्तनत काल या उसके पहले भी मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहता था, खास करके सल्तनत काल में जब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही मंगोलों के आक्रमण का खतरा ये बना रहा भारत पर। तो उससे वो किस तरह के खतरे थे जो भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते थे, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पढ़ना है। और कौन कौन से मंगोल आक्रमणकारी भारत तक आए और उनसे कैसे मुकाबला किया, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है तैमूर इन्वेंशन, है ना, अर्थात कि तैमूर का आक्रमण, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है डिटेल्स में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि खास करके ये जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है किसी व्यक्ति से संबंधित, उससे संबंधित हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, है ना, इस सिकंदर लोदी के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ना है। और आठवां टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और एकता सिस्टम, अर्थात कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, अर्थात केंद्रीय व्यवस्था उसकी कैसी थी, प्रोविंशियल अर्थात प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कि मिलिट्री का जो तंत्र था वो कैसा था, उसके शासन तंत्र कैसे थे, और एकता सिस्टम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए केंद्रीय, प्रांतीय और जो है सैन्य और संगठन कैसा था, और एकता प्रणाली को विशेष रूप से आपको पढ़ना है। ये एकता प्रणाली से संबंधित एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो या लॉन्ग क्वेश्चन में हो, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नाइन्थ टॉपिक है आप लोगों का डिस्टिंग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। 10वां टॉपिक है आप लोगों का रिलीजियस एंड कल्चर, है ना, अर्थात कि संस्कृति मतलब धर्म और संस्कृति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप लोगों को देखिए क्या क्या पढ़ना है कि सूफीज्म पढ़ना है, अर्थात कि सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, डॉक्ट्रिन्स अर्थात कि उसके सिद्धांत पढ़ना है, सिलसिला पढ़ना है, और प्रैक्टिसेस पढ़ना है, अर्थात कि व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि पूरा सूफीज्म अर्थात कि सूफी आंदोलन
के बारे में आप लोगों को जानना है, और दूसरा भक्ति मूवमेंट के बारे में आप लोगों को जानना है। ये दोनों सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में आप लोगों को धार्मिक रूप से उसके बाद सल्तनत आर्किटेक्चर, अर्थात कि सल्तनत काल के दौरान जो वास्तुकला कैसी थी उसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है सल्तनत आर्किटेक्चर के बारे में, इसलिए इसे शॉर्ट टाइम क्वेश्चन के रूप में आप लोग तैयार करें। अब अगर हम लोग कोर 9 पेपर की बात करें तो कोर 9 में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ना है, अर्थात कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के बारे में पढ़ना है, जो 1865 से 1945 के बीच का जो इतिहास था यूएसए का, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वह है इमरजेंस ऑफ यूएसए एज एन इम्पेरियल पावर, है ना। कहने का मतलब ये है कि साम्राज्यवादी ताकत के रूप में अमेरिका का जो उदय हुआ उसके बारे में आप लोगों को जानना है। फिर उसके बाद स्पेनिश वार के बारे में आप लोगों को जानना है ना, कि स्पेन के साथ युद्ध जो हुआ अमेरिका का, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। फिर सेकेंड टॉपिक है थियोडोर रूजवेल्ट, वहाँ के जो राष्ट्रपति हुए थे थियोडोर रूजवेल्ट, उसके बारे में जानना है। उसके नेक्स्ट है विलियम हावर्ड थाप के बारे में आप लोगों को जानना है, इसकी जीवनी के बारे में, इसके कार्यों के बारे में जानना है। फोर्थ टॉपिक है वुडरो विल्सन के बारे में आप लोगों को जानना है, और इसी में रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अर्थात कि वुडरो विल्सन का प्रथम विश्व युद्ध में क्या भूमिका थी इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो फोर्थ टॉपिक है इसको आप लोग बहुत अच्छे से कवर करें, तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्थात कि आर्थिक संकट जो 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, उसके बारे में आप लोगों को ये इसमें जानना है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में, है ना। उसके बाद छठा टॉपिक है एफडी रूजवेल्ट के बारे में जानना है। एफडी रूजवेल्ट का खास करके जो न्यू डील नीति थी और इसकी फॉरेन पॉलिसी, अर्थात कि न्यू डील नीति और विदेश नीति के बारे में आप लोगों को एफडी रूजवेल्ट के बारे में जानना है। और लास्ट टॉपिक है कोर 9 पेपर का यूएसए एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, अर्थात कि संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को जानना है कंपैरिजन करके। और अब अगर हम लोग कोर 10 की बात करें तो कोर 10 में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, और ये 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के बीच का पढ़ना है। इसके पहले हम लोग सेमेस्टर 3 में जो झारखंड का इतिहास पढ़े थे वो जो था वो 1900 ईस्वी से पहले का इतिहास उसमें आप लोगों को पढ़ना था। अब इसमें जो है मेनली पढ़ना क्या है, आप लोगों को 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी का इतिहास झारखंड का जानना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो 1908 में पारित हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है। बेसिकली झारखंड में 2 तरह के टेनेंसी एक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में दिया गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, तो इसके बारे में आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ें, और इसके ऊपर हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको आप लोग अवश्य देखें, ताकि इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ताना भगत मूवमेंट, है ना, कि ताना भगत जो आंदोलन हुआ झारखंड में उसके बारे में आप लोगों को जानना है। थर्ड टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, अर्थात कि झारखंड में जो है स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या हुआ इसके बारे में जानना है। जैसे कि ए में है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अर्थात कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानना है आप लोगों को। दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आप लोगों को जानना है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका थी, इसके बारे में जानना है। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अर्थात कि भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। अर्थात कुल मिला के फ्रीडम मूवमेंट में झारखंड की क्या भूमिका थी, ये आप लोगों को थर्ड टॉपिक में पढ़ना है। तो ये तीनों, अर्थात ए, बी और ये देख सकते हैं सी, ये तीनों टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों मूवमेंट में झारखंड की भूमिका को आप लोग अच्छे से तैयार करें, एक ना एक सवाल इससे जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रामगढ़ कांग्रेस 1940, अर्थात कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानना है। और नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड मूवमेंट, है ना, झारखंड मूवमेंट की, अर्थात कि झारखंड राज्य के गठन से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए
और किन किन चरणों में हुआ उसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल ऑफ डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कि झारखंड आंदोलन में किन किन संगठनों की अलग अलग संगठनों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसके बारे में जानना है। बी में आप लोगों को जानना है कि स्टेज ऑफ द मूवमेंट, अर्थात कि किन किन चरणों से होकर के आंदोलन गुजरा और झारखंड एक अलग राज्य के रूप में निर्मित हुआ, स्थापित हुआ, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, अर्थात कि झारखंड राज्य का गठन अंततः किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आप लोगों को ये जानना है। तो ये कुल मिला के सेमेस्टर 4 में हिस्ट्री में ये 3 कोर पेपर आप लोगों को पढ़ना है ना, कोर 9, कोर 8, कोर 9 और कोर 10। तो आप लोग फिर से एक बार जो है सरसरी निगाह से इसको देख सकते हैं। कोर 8 में मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है, कोर 9 में जो है वह हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ना है, और कोर 10 में जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में जानना है। तो ये था आज के सिलेबस के ऊपर चर्चा। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।